अब जैसा हम लोगों ने एसिड का डिसोसिएशन पढ़ा, वैसा ही डिसोसिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, बेस का। डिसोसिएशन ऑफ ए बेस, किसी बेस के डिसोसिएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए बेस क्या होता है, यहां पर भी हमारा काम जो होगा वो अर्हेनियस की थ्योरी पर ही होगा। बेसिकली अर्हेनियस बोलता है बेस इज अ केमिकल कंपाउंड विच ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर लिबरेट्स OH माइनस आयन, जो पानी में घोले जाने पर यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर OH माइनस आयन लिबरेट करता है, उसे आप क्या बोला करते हैं, बेस बोला करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इट इज अ बेस, है ना भाई। काफी सारे हमारे पास में है, जैसे कि जो अल्केली मेटल्स हैं या अल्केलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिकली बेसिस होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, बेस है, ऐसा कोई कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन लिबरेट करता है। अब जैसा कुछ आप लोगों ने एसिड के डिसोसिएशन के टाइम पर पढ़ा है, डिट्टो वैसा का वैसे ही सब कुछ हम बेस के टाइम पर भी पढ़े। सपोज कीजिए शुरुआत में हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन C बनाया, मतलब क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स हैं, C मोल हैं, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, सो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, मतलब 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूट गए, और 1 मोल लेने पर अगर अल्फा मोल टूट गए तो C मोल लेने पर C अल्फा टूटेंगे, करेक्ट। 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूटे तो C मोल लेने पर C अल्फा टूटेंगे। शुरुआत में C मोल लिए थे, उसमें से C अल्फा टूट गए तो बचे कितने, C माइनस C अल्फा, है ना। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब यही होता है ना, 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूट रहे हैं तो C मोल लेने पर C अल्फा टूट जाएंगे, करेक्ट। तो वही कुछ हमने लिखा। अब C अल्फा टूट गए तो बचे कितने, C माइनस C अल्फा। अब यहां पर देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 1 और 1, अर्थात जितने मोल इसके टूटेंगे इन दोनों के उतने उतने मोल बनेंगे। सो इफ C अल्फा मोल ऑफ बोथ ऑफ दीज टू आर डिसोसिएटेड देन C अल्फा ऑफ बोथ ऑफ दीज टू वुड आल्सो बी मेड। अगर यदि इसका 1 मोल टूटता तो इनके 1 मोल बनते, पर 1 मोल पूरा नहीं टूटा, एक में से अल्फा मोल टूटे, एक में से अल्फा मोल टूटे तो C मोल में से C अल्फा टूट जाएंगे, तो दोनों के C अल्फा बन जाएंगे, करेक्ट। अब यहां यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखूं, सो जैसा यूजुअल होता है भाई, न्यूमरेटर में वी यूज्ड टू राइट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम, दैट वी मस्ट राइट ओवर हियर, ओके। एंड सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज सच हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, पर चूंकि ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसलिए आपको क्या नाम देंगे, इसे आप नाम देते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि क्षार वियोजन स्थिरांक इसे हिंदी में कहा जाता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, करेक्ट। और इसे हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, Kb से। भाई जैसे आपने एसिड के टाइम पर Ka से लिखा था वैसे ही Kb से, ठीक है। पूरी की पूरी कहानी जो चलेगी वो वैसे की वैसे ही चलेगी जैसी एसिड में चली थी। ये हो गया C अल्फा और ये भी क्या हो गया, C अल्फा, और ये कितना, C माइनस C अल्फा, करेक्ट। अभी न्यूमरेटर को देखिए तो C इंटू C वुड गिव अस C स्क्वायर, alpha into alpha would give us alpha square, and you see this C in denominator could be taken as constant common quantity, okay। अभी ये C से C क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या पाते हैं आप पाते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके। सो ये हमारे पास में बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन बनकर आ गया, C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। गौर कीजिए डिट्टो वैसा का वैसे ही आया जैसा एसिड में था, ठीक है। अब फिर वही घिसी पिटी सी बात करता हूं, यदि मैं यहाँ पर जो हमने वहां पर करी, इफ बेस इज वेरी वीक, यदि जो क्षार है, जो बेस है वो क्या हो, काफी वीक हो। अगर बेस काफी वीक होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब उसका बहुत ही कम डिसोसिएशन होगा। आपने 100 मोल लिए, हार्डली 1 मोल डिसोसिएट हुआ, आपने 500 मोल लिए, हार्डली 2 मोल डिसोसिएट हुए, बहुत ही कम, है ना। इफ बेस इज वेरी वीक, अगर बहुत ही वीक होता है तो इसका मतलब वही होगा कि अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम होगी। अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम, जैसे कि सपोज कीजिए 0.001, है ना, जो एसिड के टाइम पर देखा, अल्फा की वैल्यू काफी कम, मतलब सपोज कीजिए। अब अगर मैं 1 में से बहुत छोटी क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगी, 1, ठीक है। क्योंकि 1 में से मैंने 0.01 माइनस किया तो 0.99 आया। भाई अगर मैं 1 में से 0.01 को माइनस करूंगा तो वो ऑफ कोर्स 1 से कम होगा, लेकिन 1 के काफी क्लोज होगा, दैट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। सो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई 1, तो उस सिचुएशन में Kb की वैल्यू क्या आएगी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1,
आएगी, Kb की वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 और ये हो गया C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यदि मैं इसका अल्फा स्क्वायर निकालता हूँ तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा Kb अपॉन C। ओके, और इससे अल्फा की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो आएगी अंडर द रूट ऑफ Kb अपॉन C। ओके, ये पूरी कहानी कब आ रही है, ये वाला फार्मूला कब आ रहा है, फिर मैं वही काम करूंगा जो मैंने एसिड के टाइम पर बोला था कि ये तो भैया हर किसी एसिड के लिए, ओ सॉरी बेस के लिए, ये जो था ये तो हर किसी बेस के लिए लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो लग रहा था इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक बेसिस। ये किसके लगता है, सिर्फ और सिर्फ वीक बेसिस के लिए, ओनली वीक बेस, दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग नहीं। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वाली कहानी नहीं लग रही, ये किसके लग रही है, वीक बेस के लिए। वीक बेस जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड NH4OH, ये काफी वीक बेस में काउंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ट्रांजिशन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड नहीं, अगर अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड आप लेते हैं NaOH या अल्कलाइन अर्थ मेटल के लेते हैं आप, सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस, इनके जो बेस होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन मैं तो साहब वीक बेस के लिए बोल रहा हूँ, जैसे Fe, मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजिशन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी वीक बेस। ओके, तो अगर कोई वीक बेस है तो अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम होगी, और जब अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम होगी तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू होगी 1 और Kb की वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर ओवर 1। मतलब ये आप अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, कुछ ये आएगा। और ये जो है ये क्या आया, बहुत वीक बेस के लिए आया, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जांपल लिए वो कौन से लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ आया, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिखता हूं। चलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू जो आई साहब वो आ गई अंडर द रूट ऑफ Kb अपॉन C। ये जो एक्सप्रेशन आया मैंने पहले भी कहा ये सिर्फ और सिर्फ वीक बेस के लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या पाते हैं, अब यदि यहां पर भी मैं वही काम करूं, अगर मान लीजिए एसिड के जो बेस का सॉल्यूशन है, सॉरी हमने यहां पर बेस लिया है, अगर मैं बेस के सॉल्यूशन में पानी मिला दूं, अगर मैं इसमें वाटर को ऐड करूं, अगर मैं इसमें पानी को मिलाता हूं, तो पानी को मिलाने से क्या होगा साहब, पानी को मिला देने से इसका जो डाइल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, है ना भाई। सॉल्वेंट को मिला देने से डाइल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, और जब डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है साहब कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा तो C की वैल्यू घट जाएगी, है ना। लेकिन Kb में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, फिर वो Kc हो, Ka हो, Kb हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। सो दिस व्हाट विल हैपन, अगर वाटर मिलाया तो C कम होगा, और C कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, और Kb तो बढ़िया बहुत डीट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो C कम होगा, और जब C कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, और जब डिनोमिनेटर कम होगा बच्चों तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं एक वीक बेस के सॉल्यूशन में, अगर मैं वीक बेस के सॉल्यूशन में पानी मिलाता हूं तो उसकी अल्फा बढ़ती है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, और अगर मैं C को मिनिमम कर दूं तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। भाई एक मोल लेने पर अधिक से अधिक एक मोल टूट सकते हैं, तो 1 हो जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो साहब यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसी को आपने क्या नाम दिया था, इसी को आपने नाम दिया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। हमने पिछली बार जो पढ़ा था इट वाज फॉर वीक एसिड, और अब देख रहे हैं हम वीक बेस के लिए। ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जब कभी हम किसी वीक एसिड के सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो उसका जो अल्फा है वो बढ़ता है, और इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर अल्फा की वैल्यू हो जाती है 1। इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर अल्फा की वैल्यू हो जाती है 1, और इसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पिछले केस में आपने वीक एसिड के लिए देखा, और इस केस में आप वीक बेस के लिए देख रहे हो। मतलब कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि जो ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है, ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ये जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। जो वीक एसिड के मैंने एग्जांपल बताए थे, और वीक बेस के एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो नियम लगता है ये वीक एसिड और वीक बेस के लगेगा, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं। और आप जानते हो एसिड हो या बेस हो, उनको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, इनको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं,
हम इन्हें कलेक्टिवली बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य बोला करते हैं। सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड, वीक बेस। लाइकवाइज अगर मैं कोई वीक साल्ट भी ले लेता हूं, साल्ट जो एसिड और बेस को मिलाने से बनता है, तो उसके लिए भी लगेगा। सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब कभी हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो उसका अल्फा बढ़ता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा की वैल्यू हो जाती है 1। As we add water into the solution of any weak electrolyte, its DOD, degree of dissociation, is increased, and on infinitely dilution this degree of dissociation becomes 1। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ ना केवल आपने वीक एसिड के लिए लगाया बल्कि वीक बेस के लिए, और हम इवन इसे किसी वीक साल्ट के लिए भी लगा सकते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर क्या कह रहा था वो, ठीक है। अब जैसा कुछ आपने एसिड में पढ़ा था डिट्टो वैसा का वैसा ही आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप जरा गौर कीजिए, मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर अगर हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी हो, सपोज कीजिए अगर मुझे 2 बेसेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो, सपोज एक बेस जिसकी DOD अल्फा 1, दूसरा बेस जिसकी DOD अल्फा 2, तो मुझे अगर इन दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है देन इट वुड बी गिवन बाय अल्फा 1 ओवर अल्फा 2। अल्फा 1 पहले बेस की DOD, अल्फा 2 दूसरे बेस की DOD, तो दोनों की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी दैट वुड बी गिवन बाय अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। अल्फा 1 इज द DOD ऑफ बेस 1 एंड अल्फा 2 इज द DOD ऑफ बेस 2। सो एज बेस 1 बेस 2 से कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज स्ट्रॉन्गर, दैट कैन बी गिवन बाय दिस। ठीक है, और फिर वहां पर भी वही बात होगी, अगर मैं सहूलियत के लिए दोनों बेसिस के कंसंट्रेशन को सेम कर दूं, इफ आई टेक देयर कंसंट्रेशन एब्सोल्युटली सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ एसिड, यू विल सी दैट दीस टू सी आर कैंसलिंग। और इस आधार पर अगर दो बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी, अंडर द रूट ऑफ KB1 अपॉन KB2, बशर्ते दोनों के C सेम हो तभी कैंसिल कर पाओगे। देखिए बेसिक फार्मूला तो यही था। ठीक है, तो ये हमने देखा। और यहाँ पर भी हम वही बात करें जैसा हमने एसिड के टाइम पर बात करी थी, हमने वहां पर जैसे pKa पढ़ा था वैसे ही pKb क्या होगा, माइनस लॉग KB। ठीक है, तो जैसा आपने वहां पर पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही, अगर स्ट्रॉन्गर द बेस, अगर मेरे पास में एक ऐसा बेस है बच्चों जो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी प्रबल है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका KB ज्यादा होगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ KB। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा भैया तो उसका KB ज्यादा होगा, और KB ज्यादा होगा तो KB ज्यादा होगा तो log KB ज्यादा होगा, log KB ज्यादा होगा तो माइनस log KB कम होगा, और माइनस log KB कम होगा तो pKb कम होगा। मतलब क्या होगा इस केस में, स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ pKb। ओके, सो अगर मुझे कोई 2 बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है दैट आई कुड मेजर इन दिस वे। ठीक है, और या फिर मैं इस तरीके से कंपेयर कर सकता हूं। और हम अगर हमें कोई 4-5 बेस दे रखे हो, पूछा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन, तो जिसका KB सबसे ज्यादा वो सबसे स्ट्रॉन्ग, और जिसका KB सबसे ज्यादा वो pKb उसका सबसे कम। तो अगर मान लीजिए वो जो 4-5 बेस आपको दे रखे हैं उनके pKb अगर आपको दे रखे हैं तो pKb जिसका सबसे कम होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका pKb सबसे ज्यादा होगा वो सबसे वीक होगा। ओके, और 2 बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए देखा। मैं एक बात और फिर आपको बता रहा हूं, देखिए ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ है वो वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए और वीक साल्ट के लिए, कुल मिलाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड करती ही नहीं है। क्योंकि देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्ट्रॉन्ग हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HCl, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अगर मैं बेस लेता हूं NaOH, अगर मैं बेस लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। अब अगर मैं इनको पानी में मिलाऊंगा तो इनको मैं कम पानी में मिलाऊं कि ज्यादा पानी में मिलाऊं, ये तो लगभग पूरे के पूरे हर कॉन्सेंट्रेशन पे, हर डाइल्यूशन पे आयनाइज होते हैं। ओके, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी डाइल्यूशन की बात करो, दे आर आयनाइज्ड कंप्लीटली। इनकी तो अल्फा जो है वो हर बार ही लगभग कितनी आती है, 1 आती है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ईच कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। देयर अल्फा, देयर DOD डजंट change on change of concentration or dilution, but
ये जो इक्वेशन आपने पढ़ी वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए पढ़ी, तो ओस्वाल्ड का जो तनुता का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस के लगता है। कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा वो आप उसके Ka या Kb से पहचान सकते हो। जब भी वीक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बना करता है तो मैं लगे हाथों आपको एक बात बता दूं, सबसे पॉपुलर जो होता है वीक एसिड के केस में वो होता है एसिडिक एसिड। जनरली जो क्वेश्चन बना करते हैं जब भी वीक एसिड के ऊपर बनेंगे तो एसिडिक एसिड के ऊपर बनेगा। और एसिडिक एसिड का जो Ka है वो आप ध्यान रखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 रहेगा। ओके, ये आप याद ही रखिए, हो सकता है प्रॉब्लम में मेंशन हो या हो सकता नहीं भी हो। ओके, सो एसिडिक एसिड का Ka जो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और वीक बेस के ऊपर जब भी क्वेश्चन बनता है तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो है NH4OH, और NH4OH का Kb जो है वो भी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। ओके, अगर आपको एसिडिक एसिड दे रखा है तो उसका K इतना है, ऐसा तो प्रॉब्लम में मेंशन होता है। अगर प्रॉब्लम में दे रखा है कि साहब इतना है, तब तो फिर जो भी दे रखा हो वो लीजिए, हो सकता है वो इतना दे रखा, हो सकता है वो इतना नहीं हो, पर जो दे रखा होगा वो मैं लूंगा। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो ये आप कहते हैं ये बहुत वाइडली यूज होता है। और ये NH4OH जो है उसका K भी इतना है, जिसको मैंने 1.8 इंटू 10⁻⁵ लिखा है। NH4OH के केस में पर्टिकुलरली कुछ लोग इसको 2 इंटू 10⁻⁻5 भी दिया करते हैं, पर हमें अगर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है हम हमेशा इतना लिया करेंगे। ये दोनों वैल्यूज मैंने इसलिए बताई है बिकॉज जब भी वीक एसिड या वीक बेस पे क्वेश्चन बनता है तो ये मोस्ट पॉपुलर वीक एसिड है और ये मोस्ट पॉपुलर वीक बेस है।